तो हेलो बच्चों, आप लोग को मैं अपने चैनल स्टार क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं सबसे पहले। और आज से मैं आप लोग के लिए जो है क्रैश कोर्स करवाने वाले हैं। ठीक है, इसमें आपको मैथ, साइंस, एसएसटी और भी अगर समय बचेगा तो मैं आपको जरूर करवाऊंगा, क्योंकि अधिकतर जो बच्चे को जो तकलीफें होती है वो एसएसटी में होती है। ठीक है, और मैथ में होती है और साइंस में होती है। अदरवाइज और सब जो विषय होता है वो तो इजी, हिंदी एकदम इजी होता है, रट लोगे, मतलब क्वेश्चन सर याद कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। और संस्कृत अगर आप लोग अगर कमेंट करेंगे, सबसे पहले क्या करना होगा, आप अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो अपने फ्रेंड के बीच इसको शेयर करना, इस वीडियो को। अगर आप लोगों को बिल्कुल तैयारी नहीं है, कंफ्यूज हो रहा है क्या करे नहीं करे, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 1 महीने का पढ़ाई है, अच्छे से वीडियो को देखना है। जो भी क्वेश्चन को दिया जाएगा वो आपको यहीं पर याद करवा दिया जाएगा। बस आपको जो है 1 घंटे के लेक्चर के बाद जो है 1-2 घंटे या 2-3 लेक्चर में लाऊंगा दिन भर में, और आपको सिर्फ उसको देखना है और साथ साथ में क्या करना है, रिवीजन करना है ना। जैसे आज हमने ये लेक्चर देख लिया, फिर आपको क्या करना होता है, बस इसको क्या करना होगा, रिवीजन करना होगा, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको है ना कोई दिक्कत नहीं होगा, ना ही याद करने में और ना ही आपको सॉल्यूशन करने में। बस आपको बस एक कुछ जो मैंने की वर्ड जो है उसको ध्यान में रखना होगा। कैसे याद करना है वो भी मैं आपको इसी लेक्चर में बताऊंगा। और एक बात और, मैं आपको जो है कुछ क्वेश्चन जो है वीवीआई क्वेश्चन है वही करवाऊंगा, वही क्रैश कोर्स में सभी जगह करवाया जाता है ना। और क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा। मैं आप लोग के लिए जो क्वेश्चन है आपको क्या करूंगा, डिस्प्ले पर नजर आएगा, आप थोड़ा देर के लिए पॉज कर लीजिएगा, रोक लीजिएगा वीडियो को और कॉपी पर राइट डाउन कर लीजिएगा। एकदम सरल लैंग्वेज में आपके लिए मैंने लाया हूं, कोई किताबी लैंग्वेज उस ढंग का है ही नहीं, है ना। एकदम सिंपल सा, और याद भी कराने का एकदम सिंपल तरीका मैं बताऊंगा। तो इसीलिए आप जो है जब मैं क्वेश्चन डिस्प्ले पर शो करेगा, दिखेगा, तो आप जो है उसको कॉपी में राइट डाउन कर लेना है। मैं आज जो है फिजिक्स का, सबसे पहले साइंस में फिजिक्स का कवर करूंगा। करीब 10 दिन लगेंगे फिजिक्स का कवर करने में, 10 दिन में खत्म हो जाएगा। 10 दिन में आपको जितना भी वीवीआई क्वेश्चन है और उसको कैसे याद किया जाता है सभी को मैं बताने वाला हूं। ठीक है, फिर उसके बाद केमिस्ट्री होगा, फिर उसके बाद बायोलॉजी होगा। उसी तरह हम मैथ को भी लेकर चलेंगे और मैथ को भी समय के साथ खत्म करेंगे। जो बच्चों को मैथ दिक्कत आ रही है, बस आपको बस रिवीजन करना है जिस तरह से बताया जाएगा, और अंक बदल के, अपने से अंक बदल के आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमें नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। और एक बात और, हाँ, ऑब्जेक्टिव को भी मैं अपलोड करूंगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव को भी मैं समझाऊंगा। एसएसटी तो समझाने वाला है नहीं, और साइंस जो भी समझाने वाला होगा मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि उसको सिर्फ याद करने होता है। थोड़ा सा मैथ में दिक्कत होता है तो मैथ के लिए भी ऑब्जेक्टिव हम साथ साथ ही करवाएंगे। ठीक है, चलिए, तो हम अब टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा पॉइंट पर आते हैं। आज जो है हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है, शायद आपको दिख रहा होगा, और क्वेश्चन का आंसर भी उसके साथ हम लेकर आए हैं। तो पहला क्वेश्चन सुनिए। कह रहा है, उत्तल लेंस में वस्तु का आभासी एवं आवर्धित प्रतिबिंब हेतु वस्तु की स्थिति कहां होनी चाहिए, सचित्र बताइए। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि उत्तल लेंस में वस्तु का जो है ना आभासी प्रतिबिंब, आभासी मतलब झूठा, तो झूठा के लिए हम बता देते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये हमने आपको बना रखा हो पहले से। ये जो हमने बताया ये लेंस है, और ये लेंस का नाम है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस। पहले लेंस को समझिए, ठीक है, एकदम बेसिक से बताएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बोल रहा है कि अगर उल्टा, देखो हम बता देते बाबू, अगर उल्टा बनाना है ना, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है इधर बनना चाहिए। ठीक है, समझ मारी बात,
इस साइड बनना चाहिए। किस केस में? उत्तल लेंस के केस में। लेकिन अगर दर्पण में आ जाएंगे यही उल्टा हो जाएगा, क्योंकि हम दर्पण में हमेशा उल्टा लेकर चलेंगे। लेकिन ये लेंस है ना, तो लेंस में आप ध्यान देना, लेंस और दर्पण में दोनों में विपरीत होता है, काम वही है, विपरीत होता है। बस अब ध्यान देना, बात समझ में आया? उत्तल लेंस है, ये उत्तल लेंस हो गया। अगर प्रतिबिंब इधर ही बनेगा ना तो वो समझ जाना वो आभासी है। प्रतिबिंब दो तरह का बनता है, आभासी और काल्पनिक। आभासी और काल्पनिक। तो हम बोल रहे हैं इधर अगर बन रहा है डायग्राम तो इसका मतलब ये क्या बना रहा है? काल्पनिक बना रहे हैं, यानी आभासी बना रहा है। तो और बोल रहा है देखो, आभासी एवं आवर्धित। आवर्धित मतलब जो वस्तु है उससे थोड़ा से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो वस्तु की स्थिति कहां होनी चाहिए? स्वचित्र बताइए, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये वाला डायग्राम है, ठीक है। मैं आपको बता दे रहा हूं, देखिए पहला नंबर हम इसको ट्रिक में जानते हैं। आपको अगर ये याद रहा ना, ये ट्रिक, तो आप सब स्थिति बता देंगे। तो पहले ट्रिक को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे पास है अनंत, मतलब इधर से देखो ये जो है अनंत है, ठीक है। इसी को हम बता रहे हैं, ये अनंत है, इधर से आ रही है रे, मान लो सूर्य की रोशनी आ रही है और यहां से आ रही है और ये लेंस से गुजरा। तो जैसे ही लेंस से गुजरेगा ना तो कहां पर बनेगा? कहां बनेगा? ये F2 पर बनेगा। कहां पर बनेगा? F2 पर बनेगा, यहां F2 होगा, ठीक है। सिंपल सा बात है। अब देखो वस्तु को हम कहां रखेंगे? ध्यान देना, वस्तु को अगर F2 के इधर रखते हैं, यानी अनंत और F2 के बीच में, ध्यान देना, अनंत और 2F1 के बीच में, दोनों के बीच में रखेंगे तो वस्तु भी कहां बनेगा? कहां बनेगा? देखो F2 और 2F2 F2 के बीच में यहां बनेगा, यहां। समझ में आ रही बात? और एक चीज और बताते, यहां पर देखो वस्तु बहुत छोटा बनता है, बहुत छोटा। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना वस्तु का आकार बढ़ते जाएगा। थोड़ा से यहां देखो वस्तु का आकार बढ़ेगा। जैसे ही आगे बढ़ेंगे, देखो आप वस्तु का कहां रखेंगे? आप वस्तु 2F पर रखेंगे। तो देखो 2F पर जैसे ही रखेंगे, अब देखो हमने 2F, अब यहां पर रखते हैं 2F पर। तो यहां पर मान लो हम वस्तु यहां पर रख दी, यहां पर, तो वस्तु कहां बनेगा? यहां पर बनेगा। 2F है, 2F1, तो यहां 2F2, यानी आगे जो 2 लगा हुआ वहीं पर लगेगा और यहां पर बनेगा। ये वस्तु यहां पर बनेगा, यहां पर बनेगा। कितना बनेगा? उतना बनेगा जितना बड़ा वस्तु रख ले। मान लो AB वस्तु है, ये AB वस्तु है, उतना ही बड़ा यहां पर बनेगा, जहां पर है वहीं पर। फिर मान लो वस्तु 2F1 और F1 के बीच में अगर रख रहे हैं तो वस्तु F2 और अनंत के बीच में बनेगा। कहां बनेगा? F2 और अनंत के बीच में बनेगा। यानी सिंपल सा बात है सॉरी। तो ये हमारे पास अगर याद रहेगा तो हम आसानी से बना लेंगे, सिंपल सा। अब देखो जैसे ही यहां से क्रॉस कर गया, देखो जैसे यहां पर वस्तु हम रखे कहां पर? F1 पर। मान लो ये आपको डायग्राम, यही आंसर था ना। मान लो यहां पर F1 पर हमने रखा, तो F1 पर रखा, तो F1 का रखेंगे तो अनंत के क्रॉस कर जाएगा, यानी कि वस्तु आभासी बन जाएगा। आभासी बनेगा तो वस्तु क्या बन गया? आभासी बन गया। और कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहां से फिर देखो वस्तु आभासी बनेगा और ये जो वस्तु है AB और A' B' बनेगा, आवर्धित बनेगा और सीधा बनता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आपको बस इसको ध्यान में रखना है। अनंत पर है तो F2 बनेगा, 2F है तो। अब देखो ये हमारे पास किसके लिए था? ये हमारे किसके लिए है? ये हमारे उत्तल लेंस के लिए। अगर हम दर्पण में बात करेंगे तो दर्पण में उल्टा हो जाता, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में सेम कंडीशन चलेगा। अनंत है तो यहां पर क्या हो जाएगा? बोलो। अनंत है तो F2 पर बनेगा, सिंपल सा बात है, कोई दिक्कत? दर्पण में नाम समझ जाना, अगर आपके पास उत्तल लेंस है तो यही कंडीशन रहेगा। अगर आपके पास अवतल दर्पण है फिर भी यही रहेगा, लेकिन बस नाम बदल गया और कुछ भी नहीं बदला है। और हम आपको बता देते हैं, एकदम इजी है, इसको ध्यान में रखिएगा, आपका बन जाएगा। ऑब्जेक्टिव भी इसी से पूछा जाता है, वो भी बन जाएगा, सिंपल सा बात है। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि पानी में रखा हुआ सिक्का उठा दिखता है, क्यों? देखो
प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी में रखा हुआ सिक्का उठा हुआ दिखता है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, जिसके कारण बाहर से देखने में हमें सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। मान लो हमको इसको देखो, हम लोग इससे कीवर्ड निकालेंगे, ठीक है। मान ले हम भी आपके तरह ही है, ठीक है। मान ले हम आपके तरह, देखो हमें करना क्या होगा, एक वर्ड को निकालना होगा। ये दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न का हम उसका बता रहे हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या था, पानी में रखा हुआ सिक्का। देखो ये पानी में है, सिक्का है, ठीक है, ये सिक्का है। आपको बनाना ना है डायग्राम, बस हम आपको समझा रहे। देखो एक वर्ड रखना, आप पढ़े होंगे प्रकाश के अपवर्तन, ये वर्ड तो आपको याद होगा, प्रकाश, प्रकाश के अपवर्तन, अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन, याद होगा ये वर्ड। हाँ, प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी में रखा हुआ सिक्का उठा हुआ दिखाई देता है, ठीक है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, अब देखो सघन, सघन में कौन जा रहा है, प्रकाश, कौन जा रहा है, प्रकाश। तो प्रकाश को यहां पर लिख देना, सघन माध्यम से, सघन माध्यम से विरल माध्यम, ठीक है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। अभिलंब से, अभिलंब से दूर, किससे दूर, अभिलंब, अभिलंब, अभिलंब से दूर हो जाती है, ठीक है। जिस कारण बाहर से देखने में हमें सिक्का ऊपर उठा दिखाई देता है। तो बाहर से देखने में, देखो बहुत ही सिंपल है। अब देखो, अब हमें करना क्या है, इसको अपने शब्दों में अब खेलना है। तो पहला नंबर हम जानते हैं कि हमें इस प्रश्न का उत्तर, हम बिल्कुल बकलोल है, मुझे कुछ नहीं आता है, बस हम इस शब्द को, हमारे पास स्टेटमेंट लिखा हुआ है, आपने नोट कर लिया होगा। देखो करना क्या होता, पहले अगर आपको ये सघन और सघन और विरल आपको नहीं समझ में आए तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, सघन माध्यम से विरल माध्यम, ठीक है, या हम एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, ठीक है ना, सिंपल सा बात है। देखो अब बता, सघन मतलब क्या होता है, बादल, आपको याद रखना होता है, हम बता देते हैं। सघन मतलब घन और घन, घन देखिए कभी, घन मोटा होता है, ठीक है, मोटा नहीं होता है, क्यूब जिसको बोलते हैं घन, समझ मारी बात, एकदम मोटा सनक होता है। तो दिमाग में अटा लो कि जो सघन जो होता है, सघन जो होता है थोड़ा सा मोटा होता है। जैसे हम बोलेंगे हवा और पानी, हवा और पानी में कौन हो गया, तो मोटा कौन नजर आता है, तो मोटा हमें नजर आएगा, वो हमारा क्या नजर आएगा, क्या नजर आएगा, पानी, स्वाभाविक बात है। तो अब अगर हम आपसे पूछें तो पानी क्या है, तो पानी आप बोलेंगे घन, घन तरह, भारी जो होगा वो सघन होगा, है ना, और हल्का जो होगा विरल, विरल, विरल हो गया, विरल, विरल मतलब विरल है, मतलब हटा हटा है, ठीक है, सिंपल सा बात है। तो अगर हम आपसे पूछे कांच और पानी में कौन सा घन है, तो आप बोलेंगे कांच, कांच थोड़ा ठोस होता है, ठीक है, सॉलिड होता है ना, इसलिए पानी और कांच की बात करेंगे तो कांच हमारा हो जाएगा क्या, कांच हमारा हो जाएगा सघन, और फिर बन जाएगा विरल। ये बात समझ में आ रही बात। अगर ये भी आपको नहीं याद हो तो सिंपल से बोलना एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में, ठीक है, लेकिन आपको याद हो गया होगा आई थिंक। हम देखो पहला नंबर प्रश्न जो है किसके कारण हो रहा है, देखो जब भी पानी वाला कोई भी कंडीशन है, जैसे मछली वाला, जो मछली जो है ना, जो भाला लेकर जो मारता है तो वो जो निशाना बनाता है किस तरह से वो मार पाता है, तो वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही मार सकता है, ठीक है, समझ मारिए। पानी से जितना भी रिलेटेड होगा वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण मारता है, सिंपल सा बात है। आपको अगर नहीं भी समझ में आए तो इतना भी लिख दीजिएगा तो कोई गलत नहीं कहेगा। प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है सिक्का जो है उठा हुआ नजर आता है, ठीक है, समझ में आ रही बात। इतना भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अच्छा से लिखना है तो आपको जो कि चेक करने वाला है दिल खुश हो जाए, तो बस सिंपल से लिखना है, समझ में आ रही बात। देखो पहला केस वही लिखेंगे, प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है सिक्का जो है क्या होता है, पानी से उठा हुआ नजर आती है, ठीक है। अब हम परिभाषा लिख देंगे, प्रकाश के अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन
क्या होता है? तो बोलेंगे जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, या फिर हम बोलेंगे सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। ठीक है, सिंपल से सघन माध्यम विरल माध्यम। अच्छा, इससे हमको पता चल गया, इसका कंडीशन लिख देंगे। ठीक है, और इससे प्रकाश क्या करती है? इसमें घुसती है और इसमें जाती, इसमें घुसती है और इसमें जाती। प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, यानी सघन माध्यम से बाहर की ओर जाती है ना। देखो ये हम सिंपल से बता रहे हैं। तो देखो मान लो ये एक पानी का है, ठीक है, यहां से प्रकाश घुसा, ठीक है, ये मान लो अभिलंब है। क्या है? सीधा सीधी अभिलंब होता है, इतना तो मालूम है। मान लो यहां से प्रकाश जा रहा है। अब देखो यहां से देखो क्या हो रहा है, तो जाना चाहिए किधर? मान लो एकदम इधर, एकदम सीधा जाना चाहिए, लेकिन ये और चल जाता है इधर, यानी अभिलंब से और दूर हो जाता है। क्यों? क्योंकि अंदर जो था ना, सघन माध्यम जो था उसको रोक रहा था। सघन जो माध्यम था उसको रोकने की कोशिश कर रहा था। और जैसे ही विरल मतलब बाहर निकला, बोला अब कौन है हमको रोकने वाला? कोई नहीं रोकने वाला। हमें अब बांधने की कोशिश मत करो। कौन बोल रहा है? यही जो प्रकाश का जो किरण है, जैसे ही जो ये हमारे पास क्या हुआ, पानी का सिली यानी सघन माध्यम है। जब सघन माध्यम में था तो इसको रोकने की कोशिश कर रहा था, और ऊपर जैसे गया दूसरा माध्यम यानी कि हवा, विरल, तो इसको अपने आप में मस्ती सूझा कि अब हमको रोकने वाला कौन है, इसलिए दूर भागेगा। ठीक है, तो सिंपल सा बात है, बाहर गया ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा। किससे दूर हो जाएगा? अभिलंब से। ठीक है, तो सघन माध्यम से विरल माध्यम। अब देखो आपको एक लाइन में हम बता देते हैं, सिंपल सा है। देखो प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है सिक्का उठा हुआ नजर आता है। ये तो आप जो क्वेश्चन उसी में ये जोड़ के बना दीजिएगा। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो, है ना, प्रकाश अभिलंब से क्या होती है? दूर हो जाती है। और हम बाहर से देखने पर, बाहर मतलब बाहर से क्या करोगे? बाहर से देखबे नहीं करते हो। लो यहां पर सिक्का, एक गिलास में सिक्का या बाल्टी में सिक्का डाल दिए, नीचे देखा अच्छा ये उठा हुआ है, तो उठा हुआ है कैसे? बाहर से देख रहे हैं। बाहर से देखने पर हमें क्या नजर आ रहा है? अच्छा ये उठा हुआ नजर आ रहा है। कहां देखने से? बाहर देखने से। याद हुआ? देखो सिंपल सा बात है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या होता है? सिक्का उठा हुआ नजर आता है। सिंपल सा बात है। या फिर ये भी लिख सकते हो, या तथा प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम। देखो कीवर्ड निकालने की कोशिश करो और याद करने की कोशिश करो। सिंपल कीवर्ड निकालो, याद करो, सिंपल। प्रकाश के अपवर्तन, हमने क्या बोला आपको इसी वीडियो में याद करवा के दिखाएंगे। प्रकाश के अपवर्तन से क्या हुआ? प्रकाश के अपवर्तन क्या होता है? प्रकाश के अपवर्तन से क्या होता है बताइए? प्रकाश के अपवर्तन के कारण सिक्का पानी से उठा हुआ नजर आता है। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है या सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तब विलंब की ओर अभिलंब दूर हो जाता है। अभिलंब दूर है, ये वर्ड इसके लिए है, ये वर्ड इसके लिए है। सघन माध्यम और विरल माध्यम लिखोगे तो अभिलंब लिखोगे ही। अभिलंब से क्या होता है? दूर होता है। अभिलंब से क्या होता है? दूर हो जाता है। ठीक है, जब हम बाहर से देखते हैं तो क्या होता है? सिक्का क्या होता है? उठा हुआ नजर आती है। बस इसका आंसर यही था, याद हो गया होगा। तीसरा प्रश्न है मानव में दृष्टि दोष क्या है? यह कितने प्रकार के होते हैं? तो मानव, आप देखो पहले क्वेश्चन के समझने की कोशिश करो। मानव मतलब हम जो है, जितने भी हम लोग मानव है। ठीक है, देखो बच्चों, हम लोग जो है, दृष्टि मतलब क्या है? देखना। दृष्टि मतलब देखना। देखने में दोष उत्पन्न हो जाए, नहीं कहता तुम में ये दोष उत्पन्न है। दोष मतलब क्या हुआ? दोष मतलब कमी, खराबी। समझ में आ रही बात? तो जब आंख में, यानी दृष्टि दोष क्या है? जब आंख में कुछ खराबी हो जाता है तो उसी को बोलते हैं। या कितने प्रकार के होते हैं? बस सिंपल सा एग्जांपल है। देखो सिंपल सा, देखो अपना आंख को देखो और इसको याद करना क्या है? सिंपल सा दे, जिसमें दूर याद रखना। अब पढ़ी होगे, दूर या निकट। ठीक है, ये वर्ड याद रखना है बस, और कुछ नहीं। जब किसी मनुष्य का, इतना तो लिख लोगे, नहीं लिखोगे तो यहां पर लिखना, मानव में या मानव के आंखों में, इतना भी लिख सकते हो, अपने शब्द से कुछ भी लिख दो। जब मनुष्य के आंखों में, या जब कोई व्यक्ति, ऐसे लिख दो, हटाओ, जब कोई व्यक्ति दूर या नजदीक की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख नहीं पाते हैं। क्या हमने बोला? जब व्यक्ति दूर या नजदीक की वस्तु को
स्पष्ट रूप से देख नहीं पाते हैं तो वह व्यक्ति दृष्टि दोष से क्या होता है, पीड़ित होता है। इसे ही दृष्टि दोष कहेंगे। इतना लिख लोगे या सिंपल से बोल दें, जब किसी व्यक्ति का आंख खराब हो, यह भी लिख दो चलेगा। क्या हमने बोला, जब किसी व्यक्ति का आंख खराब हो, है ना, आंख मतलब खराब हो जाने मतलब क्या, वो अपने आंखों से अच्छे से देख नहीं पाते हैं तो उसे दृष्टि दोष कहते हैं। यह भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हम पहले ही बोल दिए अपने शब्दों में लिखेंगे, अपने शब्दों में बताएंगे। ठीक है, अगर मेरे शब्दों को समझ रहे हो तो समझो, और नहीं तो आपको हम लिख दिए हैं, आप राइट डाउन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब मनुष्य की समंजन, अब देखो इसको परिभाषा के लिए समंजन क्षमता होता है, समंजन क्षमता। समंजन क्षमता यही होता है, वही समंजन मतलब क्या, ये जो आंख जो ऊपर नीचा सुकुड़ता फैलता है ना, ये समंजन क्षमता क्या हुआ, घट जाता है। ठीक है, या क्षमता की होता है, कमी हो जाता है। आप अगर ये याद रखो, ठीक है, इसके बदले में आप ये भी लगा सकते हो कि जब मनुष्य निकट या दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं तो वह वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं तो इसे दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपको अगर ये वर्ड नहीं याद रहे समंजन क्षमता तो आप लिख सकते हैं, जब किसी व्यक्ति को दूर या नजदीक के वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं तो उसे दृष्टि दोष कहते हैं। सिंपल सा बात है। चलो अब देखो, इसको 3 प्रकार में बांटा गया। ऐसे 2 प्रकार लिख दोगे चलेगा, लेकिन हम 3 प्रकार यहां पर लिख दे रहे हैं। पहला है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। ये तो याद हो जाएगा। दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, एक होता है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष याद हुआ, याद बिल्कुल हो गया होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ये एक न्यूमेरिकल है और न्यूमेरिकल बहुत ही इजी है। ठीक है, कह रहा यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है, तो देखो अब हम पहचानने के लिए बता दो, क्वेश्चन में देखो एना करके 1200 एना करके ओम लिखा हुआ है, इसका मतलब ही आर है। ये क्या है, आर है। ठीक है, जो है उसको लिखना होता है, भारी नहीं होता न्यूमेरिकल, बस उसको समझने का फेर है। पढ़ो पहले। अब देखो बल्ब 220 वोल्ट का है। देखो जहां पर 220 अगर भी लिखा हुआ है, इसका मतलब ही वोल्ट की बात कर रहा है। किसकी बात करे, वोल्ट को क्या चीज से नापते हैं, भी से। ठीक है, अब ध्यान दो, कह रहा है तो सरोज से कितनी धारा निकलेगा, धारा। तो धारा तार में क्या बहती है, धारा। क्या बहती है, धारा, यानी आई हमको बोला निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए बोल रहा है, आई। देखो पहचानना होता है कैसे, देखो इसके पीछे में बोलेगा हम ओम है, ई लगा हुआ है ना, इस सिंबल को बोलना ओम है, तो बोले अच्छा आर हो तुम, प्रतिरोध। रुको, इसको पहचानोगे तो ये रख देना, भी मतलब ये भी। ठीक है, और आई मतलब होता है एम्पियर, आई मतलब होता है ए, इसके अंत में ए रहता लिखा। ठीक है, लेकिन है नहीं, तो यही कारण हमको निकालने के लिए। चलो आपको याद होगा ओम का नियम। ओम का नियम नहीं याद है तो हम बता दें, भी बराबर आई आर होता है, ये होता है ओम का नियम। अब बताओ इसमें क्या हमको निकालना है, क्या निकालना है, आई है, आई हमको निकालना है। तो आई रख लो यहां पर और इसको इधर कर लो, तो ये हो जाएगा भी बटा आर। क्या हो जाएगा, भी बटा आर। अब इसमें क्या करोगे, सबका मान पुट कर दो। तो भी का मान कितना है, 220 और हाँ आर का मान है 1200। ठीक है, बराबर आई। बस हो गया आंसर। इसको काट दो। ठीक है, और इसको काटोगे तो 11 है, इसको काटोगे तो 60, यानी कि आई का मान कितना हो गया, आई बराबर हो गया 11 बटा 60, यही हो गया एम्पियर। आप इसको भाग दे देना, भाग देके बना लेना, बाकी बात आपको आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, चलो समझ में आया। अगर कोई दिक्कत है तो बताओ, सिंपल सा था और कुछ नहीं, एकदम सिंपल था। भी बराबर आई आर फार्मूला लगा है, और पहचानना कैसे उसके लास्ट में देखेंगे क्या है। अगर पढ़े होंगे प्रतिरोध क्या है ना, धारा प्रतिरोध क्या है ना, विद्युत धारा क्या है, वोल्ट क्या है, ये सब पढ़े होंगे, एकदम सो इजी। ये अभी हम लोग 2 मार्क्स का क्वेश्चन को लेकर चल रहे, 2 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, 2 मार्क्स का जितना भी क्वेश्चन है, और इसी तरह से क्वेश्चन का पैटर्न होता है, बस नंबर चेंज कर देगा, बाकी बात वही पूछेगा। ठीक है,
समझ में आ रही बात? चलो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 यही कह रहा है, देख लो और आप लोग पॉज करके लिख लीजिएगा। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित दक्षिण हस्त अंगूठा के नियम को लिखें। आज हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपको नहीं याद है ना ये किसने दिया, देखो इसमें लिखा हुआ दक्षिण हस्त अंगूठा का नियम एक मैक्सवेल ने दिया। पहला वर्ड लिखोगे मैक्सवेल। मैक्सवेल, वेल मतलब कुआं, मैक्स आया, ये मैक्स है, कुआं में झांक रहा था तो मैक्सवेल हो गया। मैक्स ने क्या किया, वेल में झांका, वेल मतलब कुआं, तो नाम याद रहेगा ना। मैक्स जो है ना आया और कहां घुमा, है ना, समझ में आ रही बात, कुआं में, तो मैक्सवेल हो गया, वेल। ठीक है, अब ध्यान देना, इससे याद, नाम तो याद रहेगा ना मैक्सवेल, नहीं याद हुआ तो आप ध्यान देना मैक्सवेल कहां से होगा। ठीक है, तो पहला नंबर इस नियम को किसने दिया, मैक्सवेल ने। पहला वर्ड याद हुआ, पहला लाइन याद हो गया होगा। ठीक है, इनके अनुसार यदि हम धारा, अब देखो इनके अनुसार, अब इन्होंने बोला, कुआं में कूद गया और बोला है रुको, उन्होंने बोला कि अगर आप जो है अंगूठा की मुट्ठी को क्या कर लोगे, बंद कर लोगे, इस तरह से करना है। किस तरह से, इस तरह से। ये जो अंगूठा दिख रहा है ना, ये बोल रहा है हम ऊपर जाएंगे। ऊपर कौन जाता है ना, धारा किधरों ले जा, अब तार ना करके लटका दो, एगो बॉल लटका दो, धारा बोलेगा हम ऐसे भी जाएंगे। तार को देखते हो ना, तो ऊपर ऐसे जाएगा, ऐसे जाए, ये ऐसे जाए, लेकिन यहां पर अंगूठा ऐसे ऊपर की ओर है, तो ऊपर कौन जाएगा, धारा। अभी तुरंत बताया था ना, एम्पियर मतलब धारा, समझ में आ रही बात। तो अंगूठा हम यहां पर लिख दे रहे हैं, अंगूठा कौन जाएगा, धारा। ठीक है, कौन धारा, धारा रखो या विद्युत धारा, एक ही बात है, विद्युत धारा, याद रहेगा। हाँ, और ये जो चारों उंगलियां हैं, अंगूठा धारा की दिशा को व्यक्त करता है, तो हाथ की अन्य उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र को, किसको, बचा हुआ उंगली मार डाकू मार देगा। ठीक है, उंगलियां, ठीक है, जो बचा हुआ उंगलियां हैं वो चुंबकीय क्षेत्र को, किसको दर्शाएगा, चुंबकीय क्षेत्र को, किसको दर्शाएगा, चुंबकीय क्षेत्र को। ध्यान समझने की कोशिश करना, बचा हुआ उंगलियां जो चारों जो बचा हुआ है ना, वो कहेगा चुंबकीय क्षेत्र। अब याद कैसे रहेगा, अंगूठा से तो याद रहेगा, अंगूठा से मतलब हो गया विद्युत धारा। ठीक है, अंगूठा, ठीक है, अंगूठा से धारा, अब बचा हुआ चारों जो उंगलियां हैं, ये होता है चुंबकीय क्षेत्र को। देखो हमने क्या किया, इसको कहानी तरह से याद कर लो। ठीक है, हम बच्चा में क्या करते थे, खेलते थे, एक इधर से चुंबक और एक इधर से चुंबक लगा के फंसाने के, देखते यहां सटता है कि नहीं, खेलते थे ना, ऐसे चुंबक और ऐसे चुंबक, देखते थे सटता है कि नहीं। अब इसमें क्षेत्र रहेगा तब ना, इस क्षेत्र से उच्च क्षेत्र में जाएगा। हाँ, वो देखते थे उसका पावर, चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो ये चारों उंगली में क्या हुआ, चारों उंगली में क्या हुआ, चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि चारों उंगलियां किसको दर्शाएगा। अब हम फिर से हम मिलाकर बता देते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखने के लिए हम तरीका बता दिए, 3 वर्ड इसमें याद रखना है, और ये तुम्हारा आंसर हो गया। सबसे पहले मैक्सवेल, तो ये जो था अंगूठा, क्या था क्वेश्चन था हमारे पास, हाँ, हस्त अंगूठा नियम के बारे में लिखने के लिए बोल रहा है। तो हस्त अंगूठा, इस नियम को मैक्सवेल महोदय ने दिया, इतना प्यार से बता देना है। इस नियम को या अंगूठा हस्त नियम को लगा दो, अंगूठा हस्त बड़ा करो, अंगूठा हस्त, क्वेश्चन में लिखा हुआ अंगूठा, दक्षिण हस्त अंगूठा के नियम। ठीक है, दक्षिण हस्त अंगूठा के नियम को मैक्सवेल ने दिया। इस नियम के अनुसार उन्होंने कहा, किसने कहा, अब मैक्सवेल ने कुआं में झांक के बोला है, क्या बोला, अंगूठा बोला, अंगूठा जो है विद्युत धारा को बताता है, और अन्य चारों जो उंगलियां हैं चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है। हो गया, फिनिश्ड, इतना ही बोलना है। नहीं समझ में आए तो फिर से रिपीट करके देख लेना है। ठीक है, हमने बता दिया, सेंटेंस को भी जोड़ दिया, किस तरह से आपको पूरा सेंटेंस बनाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ध्यान देना, कह रहा है विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा दे। ये कुछ नहीं पूछ रहा है, ये बोल रहा है विद्युत धारा की परिभाषा दे। ये प्रबलता बच्चा को डरा रहा है ना, बच्चा क्या करता है, डराना है। तो हम लोग डरने वाले हैं नहीं, तो हम लोग जो है समझ रहे हैं विद्युत धारा को ही परिभाषित करना है। क्या करना है, विद्युत धारा को परिभाषित करना है। तो विद्युत धारा क्या होता है, किसी धारावाही तार में आवेशों की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं।
आपको दिक्कत हो रहा है तो बस इतना धरो, है ना। आवेश नाम सुने हो, आवेश, ये जो विद्युत है ना, बिजली आवेश में आ जाएगा ना, किसी को छोड़ेगा नहीं, लगता है अच्छे अच्छे को पटक देता है। याद रहा, वर्ड बता रहे और कुछ नहीं बता रहे, आवेश, आवेश याद रहा। हम आवेश में आ जाएंगे तो तुमको समझेंगे नहीं, तो यही बोल रहा है कौन, विद्युत धारा बोल रहा है। अगर हमारे अंदर आवेश आ गया तो किसी को छोड़ेंगे नहीं। तो सिंपल सा बात है कि आवेशों की प्रवाह, आवेशों की प्रवाह, प्रवाह मतलब बहना, यहां पर बहना भी, आवेशों का बहना, है ना, विद्युत धारा कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत धारा कहलाता है। आवेशों की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। इतना याद हो गया? तो याद हो गया। आवेशों की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका एसआई यूनिट क्या होता है? एम्पियर। इसका एसआई मात्रक समझते हो बच्चे? तो एसआई मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर होता है, ये याद रखना, एम्पियर महाराज की जय। अब देखो एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक समझ में आ रही बात? एसआई मात्रक क्या होता है? तो एसआई मात्रक होता है कि ये दूसरा देश में भी चले जाओगे, तीसरा देश में चले जाओगे, तो एसआई मतलब होता है पूरा अंतरराष्ट्रीय जो है ना। अगर हम यहाँ पर जैसे मान लो हम यहाँ पर बोलते हैं भात मतलब चावल, और चावल की इंग्लिश में क्या होता है? राइस। तो वो जो राइस है ना, तो राइस पूरा वर्ल्ड में राइस बोलेगा। क्यों? अंग्रेजी शब्द एक समान है, इसीलिए। समझ में आ रही बात? इसीलिए ऐसा यूनिट मतलब क्या? सिंपल सा कि कहीं भी देश में जाओगा, हर जगह क्या होगा? ऐसा यूनिट एम्पियर होगा। किसका? विद्युत धारा का एम्पियर होगा, और कुछ नहीं होता। ऐसा ही मात्रक और कुछ नहीं होता है, ठीक है। एक तरह से भात का अंग्रेजी नाम हो गया राइस इज पूरा वर्ल्ड में क्या होता है? नाम होता है। उसी प्रकार एम्पियर पूरा वर्ल्ड में नाम होता है, और कुछ नहीं। इसमें इससे भटकने वाली बात नहीं, बस समझने वाली बात थी। चलो अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि फ्यूज के तार की 3 प्रमुख विशेषताओं को लिखे। तो पहला विशेषता है कि ये जो है उच्च क्या होता है? उच्च प्रतिरोध का होता है, यानी इसका प्रतिरोध उच्च होता है। प्रतिरोध क्या होता है? उच्च होता है। अगर उच्च प्रतिरोध भी देखते तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एक ही बात हुआ। उच्च प्रतिरोध मतलब क्या? ये जो होता है ना, जैसे मान लो बहुत ज्यादा वोल्टेज आ गया, वोल्टेज समझते हो ना, वोल्टेज, ये तो शब्द सुना हुआ है। बहुत ज्यादा वोल्टेज आ जाता है ना, तो उसमें भी ये अपने आप को संभाल लेता है, सबको संभाल के रखता है, ठीक है। समझ में आ रही बात? दूसरी बात होता है इसका गलनांक न्यूनतम होता है, ठीक है। मतलब इसका जो होता है प्रतिरोध तो उच्च होता ही होता है, लेकिन गलनांक, अभी जैसे बोले ना, जैसे मान लो फ्यूज हम क्यों लगाते हैं? सिंपल सा बात होता है, पहले हम बताएं इसका गलनांक क्या होता है? गलनांक न्यूनतम होता है। गलनांक निम्न होता है, निम्न लिखो या न्यूनतम, ठीक है, न्यूनतम। याद रखने की वाली बात है और कुछ नहीं। पहला क्या हुआ? प्रतिरोध उच्च होता है, ठीक है। और दूसरा बात क्या होता है? अगर ज्यादा वोल्टेज आ गया ना तो गल जाता है, और गल जाएगा अपना फ्यूज। जैसे मान लो ये फ्यूज हुआ, ठीक है, इसमें हमने तार लगा दिया, ठीक है। मान लो यहां से ज्यादा वोल्टेज आ रहा है, ये क्या आ रहा है? वोल्टेज बोल रहा है, बहुत तेजी से आ रहे हैं, बहुत ज्यादा वोल्टेज। समझ में आ रही बात? तो वोल्टेज जैसे ही आएगा तो इसका क्षमता मान लो है 220 वोल्ट का, और ये आ रहा है 240 वोल्ट का। अब क्या होगा? ये अपने आप को क्या करेगा? गला लेगा। क्या कर लेगा? गला लेगा, अपने से बाहर जाने नहीं देगा, तो अपने आप को गला लेगा। गलनांक मतलब जल जाएगा। इसीलिए बोलते हैं फ्यूज जो होता है इसका जो गलनांक होता है न्यूनतम होता है। ये नहीं कि मोटका तार लगा देना, मोटका सना के, जिसका गलनांक बहुत क्या हो, ज्यादा हो, तो फिर देखना तुम्हारा टीवी और फ्रिज सब कुछ नाश हो जाएगा। इसीलिए गलनांक मतलब होता है न्यूनतम होना चाहिए। समझ हमारी बात? फ्यूज क्या होना चाहिए? पहला होता है उच्च प्रतिरोध का होना, दूसरा इसका गलनांक निम्न होना, तीसरा होता है इसका जो होता है 220 वोल्ट पर जो होता है अनुमान तक का फ्यूज व्यवहार किया जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत? हाँ, घरों में 220 वोल्ट पर जो है ना 5 एम्पियर, तो घर में जो होता है ना 5 एम्पियर का फ्यूज जो होता है इस्तेमाल करते, बस और कुछ नहीं। सिंपल सा है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है और ये न्यूमेरिकल है, ठीक है, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है। समझ में आ रही बात? ध्यान देना। 8 नंबर प्रश्न है। 8 नंबर प्रश्न है कि देखो इसको हम पढ़ते हैं, थोड़ा अच्छा से समझने की कोशिश करना। न्यूमेरिकल है, 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी
2 मीटर। अब मीटर फोकस दूरी, तो यहां पर देखो सिंपल सा, फोकस दूरी को एफ कहते हैं। एफ मतलब फोकस दूरी क्या चीज से करते हैं? फोकस दूरी वाला। देखो अवतल आया ना, तो ध्यान देना अवतल देना इधर होता है, तो माइनस सिंबल लेकर चलते हैं, न्यूमेरिकल माइनस सिंबल लेकर चलते हैं। आपको नहीं पता है तो ध्यान देना है, ठीक है। 2 मीटर है, ठीक है। अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करें, कह रहा है अवतल लेंस की क्षमता हमको बोल रहा है। तो लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है? लेंस की क्षमता, तो लेंस की क्षमता क्या होता है बताओ? लेंस की क्षमता क्या होता है? 1/f होता है, सिंपल सा बात है, 1/f होता है। तो लेंस की क्षमता 1/f, तो इसका 1 और इसका वैल्यू -2, तो करोगे तो कितना हो जाएगा? 0. आधा हो जाएगा, इसका 0.5 माइनस में। समझ में आ रही बात? इतना क्या हो जाएगा? डायप्टर हो जाएगा, डायप्टर। देखो ये फार्मूला याद रखना और कुछ नहीं है, इतना फार्मूला याद रखोगे। लेंस की क्षमता बराबर होता है, यानी कि D बराबर लेंस की क्षमता 1/f होता है। लेंस की क्षमता 1/f होता है, और वैल्यू हम बता दी, बहुत सिंपल था। चलो क्वेश्चन नंबर 9 है, यहीं पर हम बता देते हैं, और बहुत ही सिंपल है। कहता है सूर्य के प्रकाश के उन घटकों के नाम लिखे जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो सिंपल सा ना कि सूर्य के प्रकाश में जो हमें जो दिखाई नहीं देता है वो बैगनी होता है। क्या होता है? बैगनी और नीला। अब याद रखना, बैगनी रंग और नीला, नीला ऐसे भी रखो, ऐसे नाम में रखो, नीला बैगनी, ठीक है। अब देखो, अब याद रखना, याद ट्रिक क्या है? नीला जो बैगन है ना, जो मार्केट में जो नीला बैगन बनता है ना, उस ध्यान रखना उस सूरज के रोशनी में दिखाई नहीं देता है। याद हुआ? सिंपल से याद हो गया होगा। समझ आ रही बात? चलो आज जो है, अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम बता रहे हैं, और इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव का भी वीडियो डालेंगे, ठीक है। साथ साथ हम ऑब्जेक्टिव भी लेके चलेंगे। तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन बनाते हैं, क्योंकि कुल मिलाकर फिजिक्स में 50 से 60 क्वेश्चन हम देंगे, 10-10 क्वेश्चन देंगे, 5 से 6 दिन में खत्म हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। बात समझ में आ रही बात? तो जितना भी हम क्वेश्चन करवा रहे हैं तो ध्यान में देना, ठीक है। और जितना भी क्वेश्चन आएगा सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ना मत, इससे रिलेटेड, जैसे न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल से रिलेटेड शब्द को चेंज कर देगा। हम क्या बोले पहले, न्यूमेरिकल है तो शब्द को चेंज करके अपने आप से बनाए। जैसे अभी 2 था, फोकस दूरी कितना 2 था, -4 लीजिए, अपने से क्वेश्चन बनाइए अंक बदल के, है ना। मैथ में भी वैसे ही रिविजन करना है। चलिए पहला बोल रहा है 10 नंबर, विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र बनावे। तो विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र देखो बना होगा चित्र, इसमें कुछ याद करने वाला तो है नहीं। तो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। तो इसमें जो लगा हुआ है ना, एक होता है टंगस्टन फिलामेंट होता है, जैसे हम बना रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास हो गया, ये 2 इस तरह से, और यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से बना देंगे, ठीक है। ठीक है, ये बल्ब हो गया, ठीक है। ये यहाँ से पुराना जमाना वाला बल्ब बना रहे हैं, आज तो ये सब मिलता नहीं है जल्दी, वही वाला हम बल्ब बना रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये हो गया, बल्ब बन गया। जो ये जो होता है इसको बोलते हैं फिलामेंट, बोलते हैं फिलामेंट, ठीक है, जो कि टंगस्टन का होता है। किसका होता है? टंगस्टन का होता है, टंगस्टन का फिलामेंट होता है। सिंपल सा है, हम बना दिए, आप देख लीजिएगा। ये होता है कांच, होता है कांच, और ये होता है स्टड, होता है स्टड, ठीक है, ये वाला। और ये नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, तो कांच आपको नजर आ रहा है, ये फिलामेंट, एक ये 2 चीज लिख लीजिएगा, हो जाएगा, बस इतना आपको करना है। और इसके अंदर जो होता है गैस रहता भरा हुआ, ठीक है, उसको लिखने की भी कोई जरूरत नहीं, बस आपको इतना याद रखना होगा। समझ में आ रही बात? तो ये आपको हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक बनाया, और आने वाला जो समय में है, मैं आपको विश्वास एक रखिए और अपने साथियों के लोगों में भी इस सारे क्वेश्चन को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, और मैं आपको यहीं पर याद करवाऊंगा। ये विश्वास रखिए कि आपको वीडियो देखते देखते ही याद होगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको याद नहीं होता तो आप जरूर हमें कमेंट कीजिएगा, हम उसको याद निश्चित करवाएंगे। तो हम लोग कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।